पहले की बात है। मधुपुर नाम का एक बहुत पुराना गांव हुआ करता था। उस गांव में जगदीश नाम का एक गरीबी में जीने वाला और मजदूर आदमी अपनी पत्नी मंजू और अपने 10 साल के बेटे आयु के साथ रहा करता था। जगदीश बहुत ईमानदार और सीधा साधा आदमी था। आप तो जानते हो जी, बरसात के दिन शुरू हो चुके हैं। पिछली बार बरसात के दिन कितनी मुश्किल से कटे थे। हमारे घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर अब भी मरम्मत नहीं करवाया गया तो पिछली साल जैसा हाल होगा। बारिश का सारा पानी घर में आ जाएगा। हाँ, तुम सही कहती हो भाग्यवान। पिछली साल बाढ़ के दिनों में बरसात के दिन बहुत मुश्किल से कटे थे। इस बार कुछ भी करके मुझे छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। मंजू, मैं मालिक के पास जा रहा हूं। वे मेरी मदद जरूर करेंगे। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर जगदीश मालिक के पास चला जाता है। अरे भाई जल्दी करो, कुछ ही दिनों में बारिश होने वाली है। तब तक तुम लोगों को ये सारा अनाज की बोरियां गोदाम के अंदर रखनी है, नहीं तो सब कुछ भीगकर सारा माल खराब हो जाएगा। वैसे भी पिछले कुछ महीनों से हमारा व्यापार बहुत मंदा होने के कारण बहुत घाटा हो रहा है, इसलिए मैं अब माल बाहर रखकर और जोखिम नहीं ले सकता। जल्दी सब काम करो, अभी बहुत काम बचा है। अरे जगदीश, बोलो क्या बात है? आज तुम काम पे आए हो और तुम्हारा मुंह भी उतरा हुआ है। क्या बात है, तुम्हें काम दाम नहीं करना है क्या? क्या तुम्हें इतना भी नहीं दिख रहा है कि कितना काम बाकी है? सेठ जी, आप तो जानते ही हो, इस वक्त मेरे घर में बिल्कुल पैसे नहीं है। बरसात भी शुरू हो चुकी है और मेरे घर की हालत भी बहुत खराब है। घर की छत जगह जगह से टूट चुकी है। अगर इस साल मैंने छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का सारा पानी घर में आ जाएगा। पिछले साल तो बहुत परेशानी हुई थी। बारिश के कारण मुझे अपना सारा सामान पड़ोसी के घर रखना पड़ा था, लेकिन इस बार उसने साफ मना कर दिया है कि वो मेरा सामान नहीं रखेगा। अगर इस बार भी मरम्मत नहीं हुई तो बारिश के पानी से घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। अगले महीने मेरी तनख्वाह से काट लेना। जगदीश, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम ये भी जानते हो कि मेरा कारोबार दिन प्रतिदिन घाटे में जा रहा है। इस कारोबार की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो चुका है और ऊपर से बारिश भी आ गई है, इसलिए मुझे भी ये कारोबार अब कुछ ही दिनों में बंद करना होगा। अब तुम भी अपने लिए कोई और काम की तलाश कर लो। मालिक, ऐसे मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो बस आपसे थोड़े पैसे उधार मांगने आया था और आपने तो मेरा रोजगार ही छीन लिया। मेरे जैसे गरीब मजदूर को काम कौन देगा मालिक? मैं तो कई सालों से आपकी ही सेवा कर रहा हूं और आज इस मुश्किल घड़ी में अगर आप ही साथ छोड़ देंगे तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? जगदीश, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ भाई, लेकिन मैं क्या करूँ? जब धंधा ही नहीं रहेगा तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूंगा? जगदीश, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। मुझे भी कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम मुश्किल में हो? नहीं भाई, बाजार की मार सब पर पड़ रही है। मैंने चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर मेरा कारोबार चलता तो मैं तुम्हें उधार क्या पूरी मदद कर देता, लेकिन अब हालात मेरे बस में नहीं रहे। बेचारा जगदीश दुखी होकर अपने घर की ओर निकल जाता है। मंजू, सेठ जी ने पैसे भी देने से मना कर दिया और नौकरी से भी निकाल दिया। वो भी क्या करें, इस बरसात ने उनका भी हाल खराब कर दिया है। ऊपर से सेठ जी कह रहे थे कि उनका कारोबार भी बंद होने वाला है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया। अब मुझे कोई दूसरी जगह काम की तलाश करनी होगी, नहीं तो इस बरसात में हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो बहुत बुरा हुआ जी। ऐसी बरसात में बाहर निकलना भी मुश्किल है। काम कहाँ मिलेगा? और ऊपर से हमारा छत टूटा हुआ, अब उसकी मरम्मत करवाने के खर्चे कहाँ से लाएंगे? सब तरफ काम बंद हो रहा है और हमारे पास तो कोई सहारा भी नहीं है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? बरसात शुरू हो चुकी है, बच्चे को भी संभालना है, हमारा सामान भी भीग जाएगा। जी सच बताइए, क्या कोई रास्ता है हमारे पास? मंजू, तुम चिंता मत करो, मैं कल जाकर कोई अच्छा सा काम ढूंढ लूंगा। अगर भगवान कृष्ण की मर्जी रही तो हम जल्द ही अपनी छत की मरम्मत करवा लेंगे। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो मंजू,
पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान ने चाहा तो हमारे दिन भी बदलेंगे। बस तुम हिम्मत बनाए रखना। अगले दिन मधुपुर गांव में जोरों से भारी वर्षा होने लगती है। जगदीश के घर की छत टूटी होने के कारण बरसात का तेज पानी घर के अंदर आने लगा था और घर का सारा सामान भीगने लगा था। अरे भाग्यवान, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बारिश इतनी जोरों की हो रही है कि कहीं हमारी छत पूरी तरह टूट ना जाए। अगर इसी तरह बिना रुके बारिश होती रही तो हम इस घर में कैसे रह पाएंगे? मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ कि कुछ इंतजाम किया जा सकता है या नहीं। हाँ आयु के पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो ना, हमारे घर की छत से कितना पानी टपक रहा है। ऐसे तो हमारे घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। चलो मंजू, मैं बाहर जाकर कुछ इंतजाम करता हूँ और इसी बहाने मैं काम की भी तलाश कर लूंगा। अरे अरे, आप बाहर भी तो देखिए, कितनी जोरों की बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश में आप बाहर कैसे जाएंगे? पानी सड़कों पर बह रहा है, हवा भी बहुत तेज चल रही है। ऐसे तूफानी मौसम में बाहर जाना ठीक नहीं होगा जी। अरे भाग्यवान, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कुछ कोशिश करूं। इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। बाहर जाना ही पड़ेगा मुझे, चाहे बारिश कितनी भी तेज क्यों ना हो। अगर मैं अभी नहीं निकला तो हमारा घर और सामान सब खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है जी, जैसा आप कहते हैं। बाहर बारिश बहुत ज्यादा है, इसलिए आप पूरी सावधानी से जाइएगा, क्योंकि बाहर बहुत जोरों से बिजली भी कड़क रही है। फिर जगदीश जोरों की बरसात में भी छाता लेकर निकल जाता है। ₹50 किलो, सस्ता और अच्छा माल। आओ भैयो, सस्ता और बढ़िया माल। ₹50 किलो कद्दू ले लो, ताजा कद्दू, ताजा सब्जी। सब्जी वाले भैया? अरे वो सब्जी वाले भैया। हाँ हाँ भाई, बोलो कौन सी सब्जी चाहिए तुम्हें? अरे नहीं भाई, मुझे कोई सब्जी नहीं चाहिए। बस मेरे लायक कोई काम है तो बता दो भाई। मुझे बहुत जरूरत है काम की। मैं खूब मेहनत करूंगा, बस कोई काम हो तो बता दो। अरे भाई, मैं तुम्हें क्या ही काम दे सकता हूँ। मैं तो बहुत ही गरीब सब्जी वाला हूँ। मेरा खुद का गुजारा भी ठीक से नहीं हो पाता। भला मुझ जैसा सब्जी वाला तुम्हें क्या काम देगा? मुझे माफ करना भाई। और हाँ, अगर मुझे कभी जरूरत हुई तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और कहीं अभी किसी जगह काम की जरूरत होगी तो वो भी बता दूंगा। लेकिन हाल में मेरे पास कोई काम नहीं है भाई। अच्छा ठीक है सब्जी वाले भाई, आपका बहुत धन्यवाद। इतना कहकर जगदीश आगे बढ़ जाता है। जगदीश पूरा दिन काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। अंत में जगदीश थक हार कर एक लॉज पर आकर बैठ जाता है। अरे भाइयों, आप लोगों को पता है क्या? आज रेडियो में आया है कि इस बार पूरे 5 दिन लगातार बारिश होने वाली है और पूरे गांव के डूब जाने का खतरा भी है। अरे भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान न करे ऐसा कुछ हो। अगर पूरे 5 दिन तक लगातार बारिश हुई तो सारे किसान बेहाल हो जाएंगे और सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। कुछ भी खाने को नहीं बचेगा भाई। अरे चंपक भाई, मैंने जो रेडियो पर सुना है मैं वही बता रहा हूँ। अरे जगदीश भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? रेडियो ऑडियो वाले कुछ भी बोलते हैं ताकि उनका चैनल खूब चले। मैं तो तुम्हें लिख कर देता हूँ, ये सब झूठ साबित होगा। पिछली बार रेडियो में आया था कि बारिश नहीं होगी, पर बारिश हुई ना। असल में होगा वही जब ईश्वर की मर्जी होगी। अरे भाई, मुझे तो दुकान भी बंद करनी पड़ गई थी। हमें रेडियो ऑडियो पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, ऐसे मौसम को देखकर हमें समस्या के समाधान की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। जगदीश को वो सबकी बातें ठीक तो लगी, पर बेचारा करे भी तो क्या करे, इसलिए वो वहाँ से उठकर अपने घर चला जाता है। मंजू, मैं बहुत जगह जाकर आया हूँ, पर मुझे कोई काम देने को तैयार नहीं, इसलिए मुझे कोई काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं भाग्यवान? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आज तो आयु को बहुत भूख लगी है। अब तो राशन भी खत्म हो चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो हम अपने बेटे को भी खो देंगे। आप कुछ भी करो, कहीं से भी ये जरूरी चीजें पूरा करो। अरे रे अरे, कहाँ से लाऊं मैं?
मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है मंजू। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आज तो आयु को बहुत भूख लगी है। अब तो राशन भी खत्म हो चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो हम अपने बेटे को भी खो देंगे। आप कुछ भी करो, कहीं से भी ये जरूरी चीजें पूरा करो। लेकिन मंजू, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं। हम शुभम के घर चलते हैं। शुभम मेरा बचपन का दोस्त है। वो मुझे कभी ना नहीं कहेगा। वो हमारी जरूर मदद करेगा। फिर मंजू और जगदीश इतनी बारिश होते हुए भी दोनों शुभम के घर पहुंच जाते हैं। अरे भाई जगदीश, इतनी भारी बारिश में तुम यहाँ? क्या हुआ भाई? अरे क्या बताऊं भाई, मेरी किस्मत ही फूटी है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है भाई। मेरे घर में राशन धरना था। थोड़े बहुत पैसे उधार मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। मैं तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगा भाई। जगदीश, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, पर मैं भी क्या करूँ? मेरे भी खर्चे बहुत भारी हैं भाई। खर्चे इतने हैं कि पूछो मत। पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से ये लगातार बारिश और परेशान कर रही है, और व्यापार भी ठीक नहीं चल रहा। माफ करो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। भाई ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, ये मैं अपने बेटे के लिए मांग रहा हूँ। क्या वाकई में तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? वो भूखा ही मर जाएगा शुभम। क्या तुम्हारे अंदर जरा सा भी दया नहीं आ रही है भाई? अरे भाई, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर मेरे पास होता तो मैं तुम्हें इनकार क्यों करता? मेरी भावनाएं समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी मदद करनी है, पर मेरे पास भी कुछ होना चाहिए ना। जब मेरे खुद के लाले पड़े हुए हैं तो मैं तुम्हें क्या दूं भाई? तुम ही बताओ। शुभम इतना कहता है तो मंजू और जगदीश वहाँ कुछ नहीं बोलते और सीधे अपने घर की ओर चल पड़ते। वहीं दूसरी ओर अजी, ये आपका बचपन का दोस्त है ना? हाँ प्रिय, मेरा बचपन का ही दोस्त है। अरे तो जी, थोड़े बहुत पैसे दे देने थे ना। और अगर पैसे नहीं दिए तो कुछ अनाज ही दे दिया होता। वैसे भी उसने आपकी बहुत मदद की है। अरे प्रिय, दोस्ती तो ठीक है, लेकिन मैं इस बेरोजगार से दोस्ती करके भी क्या फायदा लूंगा? और इसकी मदद कर भी दूं तो ये मुझे वापस करते करते जिंदगी निकाल देगा। अरे जी, थोड़े से पैसे या अनाज ही दे देते, थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाता। उसके बच्चे को भूख लगी थी, कहीं उसे कुछ हो गया तो? अरे तो क्या प्रिय, मैंने सबका ठेका ले रखा है क्या? हो गया तो हो जाने दो। जब खिला पिला नहीं पा रहा है तो पैदा ही क्यों किया? मेरे अलावा बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, उनसे जाकर ले ले। मुझे देने का कोई शौक नहीं है। भगवान का डर रखिए जी, मुसीबत को आने में देर नहीं लगती। कहीं ऐसा न हो कि आपका ये घमंड हम सबको ले डूबे। अरे प्रिय, ये सब फालतू की बातें हैं। तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। ये हमारे घर का सिलसिला नहीं है। वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। पैसा मेरा है, मैं दूं या ना दूं, मेरी मर्जी। दूसरी तरफ जगदीश परेशान और दुखी था। उसने सभी चाहने वालों से पैसे और 2 वक्त की रोटी उधार मांगी, लेकिन किसी ने हाँ नहीं कहा। ऊपर से लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उसे पैसों और 2 वक्त की रोटी के लिए इनकार कर दिया। सबने अपनी अपनी घर की कहानी सुना दी। फिर जगदीश अपने आप से कहता है, क्या वास्तव में ऐसा कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके? तभी आयु कहता है, माँ, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है और भूख से मेरा पेट दर्द कर रहा है। माँ, मुझे खाना चाहिए माँ। अजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे बेटे को कुछ हो गया तो? आप कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे भूख से मरता है तो मर जाने दो। इसे भी पता चले कि वो एक गरीब बाप के घर पैदा हुआ है। मैं तंग आ चुका हूं ऐसी जिंदगी से और लोगों से पैसे मांगते मांगते। अब जबरदस्ती तो नहीं छीन सकता ना। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या करूं मैं? एक काम कीजिए जी, हमारे नगर के मुखिया के पास जाओ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। जगदीश उदास चेहरे के साथ तुरंत मुखिया के घर की ओर निकल पड़ता है और फिर मुखिया के घर पहुंच जाता है। मुखिया जी, मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है। भूख से उसे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो आपका बहुत आभार होता। मैंने बहुत लोगों से मांगा, पर किसी ने भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। बहुत उम्मीदों के साथ आया हूं मुखिया जी। तुम्हारी बात सुनकर बहुत तकलीफ हो रही है जगदीश। मुसीबत के समय कोई साथ नहीं देता। पूरा संसार तभी साथ देता है जब तक तुम्हारे पास पैसे हों। जब पैसे नहीं होते
तब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। ये गरीबी अच्छे अच्छों की औकात दिखा देती है। लेकिन भाई, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम तो जानते ही हो, इतनी बारिश के कारण सब कुछ रुक गया है। काम धंधा सब ठप हो गया है। ऊपर से घर परिवार भी देखना भारी पड़ रहा है भाई जगदीश। कोई बात नहीं मुखिया जी, मुझे जिन लोगों से उम्मीद थी, जब वही लोगों ने नहीं किया और जिसकी मैंने मदद की थी उसने भी मना कर दिया, फिर आप तो करेंगे ही मुखिया जी। इतना कहकर जगदीश वहाँ से घर की ओर निकल पड़ता है और मन ही मन सोचता है, एक बात तो साबित हो ही गई कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। पूरी दुनिया स्वार्थी है। मैंने सबकी मदद की है, मगर आज मेरी मदद करने को कोई तैयार नहीं। जगदीश ऐसे ही खुद से बातें करता रहता और वो कब गांव से शहर आ गया उसे पता ही नहीं चला। ऐसे ही चलते चलते एक 4 पहिया से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ समय बाद वहाँ से एक सेठ गुजरता है। अरे भाई, ओ भैया, ऐसे सड़क पर क्यों पड़े हो? उठो यहाँ से, मुझे बाहर जाना है। सेठ के इतना कहने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया, तब सेठ को पता चल जाता है कि जरूर कोई घटना घट चुकी है। फिर सेठ जी तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाकर जगदीश को लेकर चले जाते हैं और जगदीश को अपने घर ले जाने के बाद सेठ उसका अच्छे से इलाज करवाता है और खूब सेवा करता है। कुछ दिनों बाद जगदीश को होश आ जाता है। अरे, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने घर जा रहा था। मुझे मेरे घर जाना बहुत जरूरी है। तुम रास्ते पर पड़े मिले थे। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं है। पहले तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाने दो, फिर चले जाना। भाई, आप कौन है? आप मुझे जानते भी नहीं है, फिर भी आपने मेरी मदद की, ऊपर से घर भी ले आए और मेरा इलाज भी करवाया। अरे भाई, जीवन सिर्फ जीना ही काफी नहीं होता। कभी कभी जरूरतमंदों की सेवा करना भी हमारा फर्ज होता है। जब कोई इंसान परेशानी में हो, तब हम सबका कर्तव्य है कि उसकी मदद करें। मुझे लगता है तुम्हारे साथ हमेशा लोगों ने बुरा ही किया है, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो, पर ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? मेरे घर में कुछ भी राशन नहीं था और मेरे बेटे को बहुत भूख लगी थी। भूख से उसका पेट बुरी तरह दर्द कर रहा था। मैंने पूरे गांव में सभी से राशन और पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद करने की इच्छा नहीं दिखाई। मैं आखिरी उम्मीद लेकर मुखिया जी के पास गया, पर उन्होंने भी मदद करने से मना कर दिया। बस इन्हीं बातों को सोचता सोचता मैं न जाने कहां पहुंच गया और तभी किसी 4 पहिया गाड़ी ने मुझे जोर से टक्कर मार दी। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं और अब होश आने पर खुद को आपके सामने पा रहा हूं। अरे मेरे भाई, तुम वाकई बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए लगते हो। तुम्हारी बात सुनकर तो मेरा दिल कांप उठा और शायद अभी तक तुम्हारे छोटे बच्चे की हालत भी बहुत खराब हो चुकी होगी। इतने दर्द में होकर भी तुम अकेले ही सब सहते रहे। सच में भाई, तुम्हारी मजबूरी बहुत गहरी थी। उसके बाद से जी जगदीश को बहुत सारे पैसे देते हैं। इन पैसों से तुम अपनी जरूरतें पूरी कर लेना और बाकी बचे पैसों से कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेना। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब मुझे लौटा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। आप मेरे लिए सच में भगवान जैसे हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने कभी भगवान को देखा नहीं था, पर आज ऐसा लगता है कि आप ही साक्षात भगवान हैं। अरे भाई, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। बस मुझे सेवा करना और किसी की मदद करना अच्छा लगा, इसलिए कर दिया। अब तुम जल्दी से घर जाओ और अपने बच्चे के लिए कुछ खाने को ले जाना। फिर जगदीश फटाफट अपने घर की ओर निकल जाता है। फिर जगदीश रास्ते में अपने घर के लिए कुछ राशन भी लेता हुआ आगे बढ़ता है। फिर घर पहुंचकर मंजू बैठे बैठे जगदीश से कहती है, अजी, आपने ये नहीं बताया कि आपको इतने पैसों की मदद किसने की और वो कौन था? अरे मंजू, क्या ही बताऊं, मैं खुद उसे ठीक से नहीं जानता। बस इतना बता पाया कि मैं उससे शहर के रास्ते में मिला था, जहां मेरा दुर्घटनाग्रस्त होकर बुरा हाल हो गया था। उसी ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ले गया और मेरा इलाज करवाया। जब मेरी आंखें खुली और मैंने अपनी परेशानी उसे बताई,
तो उसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे ढेर सारे पैसे दे दिए। दिखने में तो वो मूंछ वाला था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हाँ, मेरे लिए तो वो किसी देवता से कम नहीं था। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। सच में इस कठिन समय में अगर उस भले आदमी ने आपकी मदद ना की होती तो न जाने हमारा क्या होता। भगवान किसी न किसी रूप में ही तो मदद भेजते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ इन बचे हुए पैसों से कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लूं, ताकि आगे फिर कभी हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हाँ जी, तो मैं अब से अपने खेत में अन्न उगाया करूंगी और आप उस अनाज को बाजार में बेचिए। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे ताकि फिर कभी हमारे घर में भूख ना आए। अगले ही दिन से मंजू और जगदीश दोनों मिलकर अनाज और सब्जियों का कारोबार शुरू कर देते हैं। मंजू रोज अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां और अनाज उगाने में मेहनत करती और जगदीश उन सब्जियों को लेकर बाजार जाता और बेच कर आता। धीरे धीरे कुछ ही समय में जगदीश का कारोबार तेजी से बढ़ने लगता है। देखते ही देखते वही जगदीश जिसे कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब नगर का एक संपन्न और सम्मानित व्यक्ति बन जाता है। गांव का हर व्यक्ति जगदीश को जानने और उसकी तारीफ करने लगता है। जगदीश अपने जमा किए हुए पैसों से एक सुंदर और मजबूत घर भी बनवाता है। घर में अब खुशियों का उजाला था और जीवन वापस मुस्कुराने लगा था। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक सुबह जगदीश अपने नए घर में बैठा होता है कि तभी उसका बचपन का दोस्त शुभम सामने खड़ा था। वही दोस्त जिसने कभी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। जगदीश भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरा व्यापार कई महीनों से बिल्कुल नहीं चल रहा। घर की हालत भी बहुत बिगड़ गई है और तुम्हारी भाभी की तबीयत भी लगातार गिरती जा रही है। बस कुछ पैसे चाहिए थे भाई। जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। ठीक है भाई शुभम, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ भाई। जगदीश शुभम को पैसे दे देता है। शुभम ने तो ये सोचा था कि जैसे उसने जगदीश को पैसे उधार नहीं दिए थे, वैसे ही आज जगदीश भी उसे पैसे उधार नहीं देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जगदीश सबकी मदद करता था, फिर चाहे कोई भी हो। उसके अंदर जरा सा भी घमंड नाम की चीज नहीं थी। ये सब देखकर शुभम को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर उदास मन से जगदीश से कहता है, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, बल्कि उल्टा तुम्हारा मजाक बना दिया। मैं इतना घमंडी हो चुका था कि मुझे तुम्हारी समस्या दिखाई ही नहीं दी और मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की। लेकिन समय ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो मेरे भाई जगदीश। अरे भाई शुभम, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो भी किया वो तो मेरा फर्ज था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है दोस्त। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम जल्दी जाओ और अपने परिवार का ख्याल रखो भाई। फिर उसके बाद जगदीश अपने घर चला जाता है। फिर जगदीश अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास तो खूब सारा पैसा जमा हो चुका है और हमारा कारोबार भी अच्छा चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जिसने हमारी मदद की थी, मैं उसके घर जाकर उसके पैसे लौटा दूं और उसे धन्यवाद भी दे आऊं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं जी। उस भले व्यक्ति ने ही तो हमारे सबसे कठिन समय में हमारी सहायता की थी। उसी के दिए हुए पैसों से आज हमारा घर चल रहा है, हमारा कारोबार खड़ा हुआ है। हाँ जी, आप अवश्य जाइए और उस भले आदमी के पैसे लौटा आइए। यही सच में हमारा फर्ज भी है और कृतज्ञता भी। जब जगदीश उस घर पहुंचता है तब वो भला व्यक्ति वहां नहीं मिलता। उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है। अरे भाई, यहाँ एक भोले भाले से व्यक्ति रहते थे, मुझे उन्हीं से मिलना है। क्या वे घर पर है? अरे भाई साहब, कौन भला भला व्यक्ति? पिछले कई सालों से तो मैं ही यहाँ रहता हूँ। तुम किसकी बात कर रहे हो? उसका नाम क्या है? अरे भाई, वो मूंछों वाले थे और थोड़े हट्टे कट्टे थे भाई, और मुझे पूरा याद है अच्छी तरह से। वो मुझे इसी घर लेकर आए थे। अभी तुझे कितनी बार बोलूं? पिछले कई सालों से मैं यही रहता हूँ।
तेरे पास कोई काम धाम नहीं है क्या जो मेरा वक्त बर्बाद करने आ गया है? जब जगदीश को वहाँ वो भला व्यक्ति नहीं मिलता है तब जगदीश वहाँ से चला जाता है। मंजू, अब तुम्हें कैसे बताऊं? मैं उस भले आदमी के घर गया था पर वो थे ही नहीं। उनकी जगह कोई और था और वो कह रहा था कि पिछले कई सालों से वही वहां रहता है, उसके अलावा वहां कोई नहीं रहता। बहुत अजीब बात है, ऐसा कैसे हो सकता है मंजू? ऐसा है क्या जी? मुझे तो लगता है भगवान हमारे लिए कोई फरिश्ता भेजे थे। हे भगवान कृष्ण, तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर तूने वो फरिश्ता ना भेजा होता तो आज हम यहाँ ना होते।